हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सिविल कोड पियोन का आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है। और उसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे सुबह शाम और दोपहर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज के दोपहर वाली क्लास में जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है यहाँ पे स्पेशल वैसे प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। कोशिश करिएगा कि इन प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है? हर एक प्रश्न को बनाने की कोशिश करना है। एग्ज़ाम से पहले आप अपने माइंड को जितना ओपन करके जाओगे, उतना ही बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में। तो यहाँ पे हम करेंगे बिहार सिविल कोड पियोन एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है 15 मार्च, यानी कि अब से जो है 1 दिन बाद ही आप लोगों का पेपर है। बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे जो है करने वाले हैं इस क्लास में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके मैथ में आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन है मैथ में और 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोगों के हैं और 35 क्वेश्चन हिंदी के भी है। तो मुझे लगता है हिंदी के सभी लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ और जो इंग्लिश है, इसी में जो है आप लोगों को दिक्कत है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो चलिएगा, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज जो है पहले प्रश्न से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को जो है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपको डेली जो क्लासेज आपको हो रहा है सुबह शाम और दोपहर, ये जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का जो है यहाँ पे आप लोगों को उत्तर बताना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आज जो है आप लोगों के सामने पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। सबसे पहले मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बहुत पहले इस टाइप के प्रश्न कराया हुआ था। और एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न जो दिया जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर दिया जाएगा। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको इसमें करना क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है। पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ। ये जो है फॉर्मूला अगर आपने याद रखा है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। यही फॉर्मूला आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि पहली संख्या जो है 30 है, तो यहाँ पे रख लो 30 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है, यही तो निकालना है। गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम कितना दिया है 120 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 10। ये जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से अब निकालोगे तो ये जो है 30 चौका 120, यहाँ पे कट के 4 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी संख्या होगा ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10, 10 चौके 40। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जो है यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। लगा लो स्टार, लगा लो स्टार। जो जो प्रश्न करा रहा हूँ, ये एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास है। आप इसे रामबाण कह सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने आने चाहिए। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे इसमें बोला क्या गया है
कि जो है 5,000 रुपया है, ठीक है जी, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये जो लाइन लिखा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यही मेन लाइन है। अगर आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके फॉर्मूले होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे R/100, दर/100 गुणे दर/100। ये 2 वर्षों के लिए आपको फॉर्मूले याद रखना है। जब भी पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालो, तो अंतर बराबर मूलधन गुणे R/100 गुणे R/100, या आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, पर वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधी निकाल देंगे, देखिए तुरंत ही मिल जाएगा एक लाइन में। यहाँ पे मूलधन दिया है 5,000, दर दिया है कितना 10%, 10/100 गुणे 10/100, 2 साल के लिए जो है कहा है, इसलिए R/100 R/100 हुआ है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा हुआ है कितना आप लोगों के पास 50 रुपया, जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 154 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न में कहा है वृत्त का जो है क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से करो। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर। यहाँ से इसको काट दो, कितने मिनट में कटेगा, 7×2=14, 7। ये जो है यहाँ से यहाँ गुणा होगा, 7×7=49 बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा, इधर आ जाएगा रूट, 7×7=49 होगा ना। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया 7। हमें पता चल गया त्रिज्या कितना है 7, आर का वैल्यू हमने निकाल लिया 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे कह रहा है कि परिधि, तो इसकी परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ से रख लो 2, पाई का वैल्यू रख लो 22/7 और आर का वैल्यू रख लो 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 22×2=44 सेमी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूले याद है, कहीं पर भी किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जो है बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न खास करके सभी लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ये प्रश्न खास करके ज्यादातर एग्जामों में पूछा भी जाता है, हर एक एग्जाम में लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिए इसने कहा है कि 25 वस्तु है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी 20 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एसपी और सीपी का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से सीपी का वैल्यू निकालने जाओगे तो इधर का हो जाएगा सीपी 10 और यहाँ से एसपी का वैल्यू आ जाएगा 25। अब इसको अनुपात निकाल दो, यहाँ से अनुपात बनाओगे, ये हो जाएगा 4×5=20 और 5×5=25। आपको यहाँ पे दिख गया कि 4 रुपये का सामान है, इसको 5 रुपये में बेच रहे हो, कितने में? 4 रुपये का सामान 5 रुपये में, यानी लाभ कितना होगा 1 का, और गुणे 100, ये 4 के पहाड़े में 25×4=100, 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आप आसानी से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। ये टाइप के भी प्रश्न मैंने क्लास में कराया हुआ था और बोला था कि स्टार लगा लो भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन जो है इसको सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5।
5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्या लगता है आपको? समझिएगा यहाँ पे इसने कहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 होता है। तो आपको इसी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, कभी भी आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कि एक एक्स प्लस 1/x बराबर 5 या a प्लस 1/a, इस तरीके का प्रश्न सेट करता है बी पे, ए पे, वाई पे, एक्स पे, जेड पे, तो आपको यहाँ पे देखना है। ये तो सिंपल सा है, अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर करोगे 25, इधर करोगे तो 2ab आएगा। तो जब 2ab करोगे तो ये x से x कट जाएगा, 2ab में खाली बचेगा 2। तो 25 में से जब 2 घटाओगे तो बच जाएगा आप लोगों का 23। और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे, मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे। इसके फॉर्मूले आपको केवल याद रखना है कि ए स्क्वायर और बटा -2 ये होता है आप लोगों का ए, इसको स्क्वायर करके -2 कर लोगे, कभी भी गलती नहीं होने वाला है, आसानी से आप करके आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो इसके आधार की त्रिज्या जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूले जो है अगर याद है तो मुझे लगता है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कहा क्या है ये आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ से आप प्रश्न को स्टार्ट करो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से बनाना, तब जाकर प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच, 2πr/h, 2πr/h। ये कह रहा नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176, यहाँ पे रख लो। यहाँ पे हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, आर निकालना है, गुणे ऊंचाई दिया है 14 बराबर 176। यहाँ से आर का वैल्यू निकालो। देखो यहाँ से 7 के पहाड़े में 2 मरते में कट जाएगा। ये देखो 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 देख लो ये कट रहा है, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 44, 22 के पहाड़े में 44, 2 मर्द में। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आर के वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर आ गया आपका 2, इधर बचा है आर और इधर बचा है 2, आर का वैल्यू 2। आपसे यही पूछा था कि आधार की त्रिज्या क्या है, तो 2 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में 35 छात्र पास हुए और 555 छात्र फेल हुए। परीक्षा में कुल कितने जो है छात्र बैठे थे, ये आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में खासकर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम हॉल में वही देगा और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा जो है झटका लगेगा, जो क्लासेज नहीं करके जाएंगे। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, यार कम से कम क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2 दिनों का ही समय है और जो इसमें आप लोगों के लिए प्रश्नों की जो लेवल है, बिल्कुल आपको एग्जाम लेवल के प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो बिल्कुल इसको करो। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हुआ क्या है, एक परीक्षा में जो है 35% छात्र पास हुए। अब देखिए, पास होने वाले हैं और फेल होने वाले हैं, 2 कैटेगरी के छात्र यहाँ पे हमें मिलेंगे। पास तो इसने कह दिया 35%, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फेल कितने होंगे, तो 100 में से फेल कितने होंगे, 100 में से 35% यानी पास हुए हैं, तो 65% जो है यहाँ पे फेल हुए हैं। इसने कहा है कि 455 जो है फेल हुए हैं। हम कह रहे हैं भाई साहब फेल तो हुए हैं 65%, ये कह रहा है भाई साहब फेल हुए हैं यहाँ पे 455। यहाँ से 65 के पहाड़े में ये कितने मर्त में आएगा, 5×5 = 25, नहीं 7×5 = 35, 7×6 = 42, 3×45, कितने मर्त में, 1% का वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे तो 7।
टोटल जो है कह रहा है कुल कितने छात्र थे, तो देखिए यहाँ पे पास हुए थे 35% और फेल हुए थे 55%, यानी कि टोटल कभी भी छात्र होंगे परसेंटेज में तो 100 ही होंगे, तो यहाँ पे 100 से गुणा करोगे 700 जो है यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे छात्रों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का जो है योग जो है क्या होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। फार्मूला अगर आपको याद है तो मुझे लगता है कि आप कलम भी नहीं उठाओगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। चलोगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले देखो विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है ये होता है आप लोगों का एन स्क्वायर। एन मतलब होता है नंबर, एन का हिंदी अर्थ क्या है, नंबर। तो टोटल नंबर कितने कितने अंक हैं, तो 10 है, तो 10 का वर्ग कर दो, 10 दहिया 100। मुझे लगता है आसानी से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 9वां है, सॉल्व करिए। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इसका जो है फॉर्मूला मैंने बताया था एम, इसके फॉर्मूला हमने आप लोगों को लिखवाया है M1 D1 बराबर M2 D2, यही तो फॉर्मूला है। आप कहोगे बिल्कुल यही फॉर्मूला है, इसी पे आपको बैठाना है। 15 पुरुष 20 दिनों में काम करते हैं, यानी 15 गुणे 20, तो 10 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, ये D2 का वैल्यू हमें पता करना है। ये 10 के पहाड़े में 2 मर्त में कट जाएगा, 15 दूना का 30 और इधर बचेगा D2, यानी कि D की संख्या जो है आप लोगों को जो है 30 याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की कोणों का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है तो सबसे बड़ा कोण का मान जो है ज्ञात करो। स्टार लगा लो प्रश्न पे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है तो सबसे बड़ा जो है कोण का मान जो है आपको बताना है। सबसे पहले आपको समझना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होगा कितना। तो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180। और जब भी अनुपात में दिया हो तो इसको आपको मानना पड़ेगा। पहला कोण मान लो 2x है, दूसरा कोण आप लोगों का 3x है, उसके बाद से तीसरा कोण आपका 5x है, बराबर में कितना है 180। आप जोड़ लो 5 3 8 8 2 10x बराबर में हो गया 180। यहाँ से काट दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। 18 हो गया। इसने पूछा क्या है, इसको ध्यान दो, इसने पूछा है कि जो है सबसे बड़ा कोण कौन सा है। सबसे बड़ा आपको देख लेना है, 2 होता है, 3 होता है या 5 होता है। आपका होगा 5 होता है। 5 और x का वैल्यू जो दिया गया है उसमें गुणा कर लो 18 से, 18 25 90 डिग्री का जो है कोण सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडर रूट 0.009 गुणे अंडर रूट 0.01 का मान जो है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो। तो देखो वर्गमूल के दशमलव के बाद कितने अंक है? 4। तो इसके अंक जो है हो जाएंगे 2। 9 का वर्गमूल 3, यानी 0.03 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे 101 का जो है सॉरी 0.01 का है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 अंकों पर पॉइंट लग जाएगा। गुणा कर लो। 0 दशमलव कितने अंक है? यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, यानी कि 3 अंकों पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.003, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आपको केवल दशमलव के गुणे भाग जो है आने चाहिए थे, बिल्कुल आप कर लिए होते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है औसत चैप्टर का प्रश्न है, और एवरेज चैप्टर से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो लाजमी है, आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए। जैसे कि इसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत, क्रमागत 5 संख्या। क्रमागत मतलब समझते हो आप लोग? ये औसत, औसत वाला, औसत का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का 20 हिस्सा। तो यहाँ पे क्रमागत का रहा है। क्रमागत का मतलब होता है जैसे एक के बाद एक, उसको बोलते हैं क्रमागत। तो 20 औसत है, तो 20 के बाद आप जाओगे तो 21 हो जाएगा, 20 के पहले जाओगे तो 19 हो जाएगा। इसने कहा है कितनी संख्या है? 5। तो यहाँ पे एक बार और इधर जाओ 22, और इधर एक बार आ जाओ 18। अब देख लो 18, 19, 20, 21, 22, ये क्रम से लगातार संख्या है। इसका औसत निकालोगे तो 20 ही होगा। ये 5 संख्या है। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 22 आपको लगा लेना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपसे छोटी संख्या कहता तो आप 18 लगाते। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। एक आयताकार बगीचे का परिमाप जो है यहाँ पे 60 मीटर है। यदि जो है इसकी लंबाई 20 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको कि 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है। सबसे पहले इसने दिया क्या है? एक आयताकार बगीचे का परिमाप। तो आयत के आकार का है, तो आयत के आकार का परिमाप दिया है, तो आयत के आकार का परिमाप आप लोगों को सीधा सीधा लिखना है। ये परिमाप कह रहा है 60 है। आपको मालूम है कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। ये 2 से काट दो, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा एल गुणे बी, एल प्लस बी। एल का वैल्यू दिया है, लंबाई दिया है 20, तो चौड़ाई हमें पता करना है, तो हम चौड़ाई का वैल्यू निकालने जाएंगे। तो ये 30 और 20 इधर जाएगा, तो माइनस का 20 बराबर हो जाएगा बी। तो घट के बचेगा 10, यानी कि बी का वैल्यू जो है आप लोगों का आ जाएगा 10। इसने कहा है कि क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। हमें बी का वैल्यू पता है 10, एल का वैल्यू पता है हमें कितना 20। तो हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितना दिया है 20। 10 गुणे 20 करेंगे, मुझे लगता है आप आसानी से कर दोगे 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए। जिन्होंने ए को चुना है, जिन्होंने भी ए को चुना है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 हो तो उस संख्या का जो है आधा क्या होगा? उस संख्या का आधा। सबसे पहले आपको संख्या पता करना है, फिर जो है उसके आधे तो आपको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न क्या कहा है? किसी संख्या, तो मान लो कि संख्या हमारे पास है x, उसका जो है 3/4 करना है, यानी 3/4 निकालेंगे। तो x का 3/4 बराबर हो जाएगा 60। यहाँ से जो है आप लोग क्या करोगे? 3 से काटोगे तो 20 तिया 60। तो x का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो 4 में 20 से गुणा करोगे, 20 चौका 80। 80 जो है वह संख्या है, वह संख्या जो है आपका कितना हो रहा है? 80। उसने कहा है 80 का 1/2 निकालो। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 आधा कर दो यहाँ से, कितना होता है भाई साहब? 40। भाई साहब ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को लगाना है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक जो है खंबे को कितने सेकंड में, कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन नंबर 15।
15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। जैसे समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो खंभे को ट्रेन पार करिए, यानी कि खुद की दूरी ट्रेन पूरा अपने आप को पार कर जाएगी, यानी कि खंभे को पार कर जाएगी। तो यहाँ पे समय बराबर होता है टाइम बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या हो जाएगा? चाल। दूरी कितना है? तो यहाँ पे दूरी है 150 गुणे चाल कितना है? 54। 54 देखो यहाँ पर मीटर पर घंटा है, हमें सेकेंड में उत्तर लाना है, तो इसके जो है क्या होते हैं 5/18 से गुणा कर दो। 18 तिया 54, 3×5 = 15, 15 से यहाँ पे भाग दे दो तो 15, 5 के पहाड़ में यहाँ से काट दो, 5×5 = 25, 50 में 3 से गुणा कर दो, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जिन्होंने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 150 रुपया 1500 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आप लोगों को। मैंने 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले आप लोगों को मैंने बताया था, या इसके एक और भी तरीके मैंने बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू। दोनों ही तरीके बहुत आसान है, आप किसी भी एंगल से कर सकते हो। सबसे आसान रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू कर दो। 10 का फ्रैक्शन क्या होगा? 10% का 1/10, यानी कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो इस पे एक ब्याज आपको लगेगा अगला साल, यानी 11 रुपये हो जाएगा। 10 है तो अगले साल 11 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करोगे 10×9 = 100, यहाँ से गुणा करोगे 121। 100 का चीज 121 हो गया, यानी कि आपने कितने परसेंट जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है? 100 रुपया था तो वो 1 से 21 हो रहा है 2 वर्षों में, तो यानी 21% आपको यहाँ पे दे रहे हो ब्याज के तौर पे। तो यहाँ पे 1500 रुपया इसका 21% निकाल देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 15 कम 15 के 5, 15×2 = 30 और 1 = 31। मुझे लगता है आसानी से आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, यदि x/y बराबर यहाँ पे दिया गया है तो 3x + y 3x + y अनुपात 5x + 3y का जो है मान आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जो है 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे x का वैल्यू आपको समझना है 4 और y का वैल्यू दिया है 5। आप यहाँ पे बिल्कुल बैठा दो, x के जगह पे आपको करना है कितना? 4 और y के वैल्यू है 5 अनुपात, फिर 5x का वैल्यू कितना दिया है? 4 प्लस 3y का वैल्यू दिया है 5। आप कर लो यहाँ पे 3 चौका 12, 12 और 5 17 अनुपात 5 चौके 20 और 3×5 = 15, 20 और 15 35, 17 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आयतन में कितने गुने की वृद्धि होगी? बताएंगे यहाँ पे। कर एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने गुने की वृद्धि होगी? तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है पहले आप समझो, 4/3 πr3 गोले का आयतन। अब देखो गोले का आयतन इसने वाला है 2 गुना कर दिया जाए। मान लो कि गोले का यहाँ पे त्रिज्या 1 है तो 1 का आयतन निकालोगे, यहाँ पे त्रिज्या 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। आर का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे अगर इसका 2 गुना करोगे तो 4/3 हो जाएगा पाई। आर की जगह पे कितना रखोगे? 2 गुना करोगे तो 2 का क्यूब कर लो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। और इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, यानी कि यहाँ से ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई 1 से कितना हो गया? 8, यानी कि कितना गुना हो रहा है? 1 से 8 होने में कितना गुना लगेगा? 8 गुना जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दुकानदार 800 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे जो है 1000 में बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है?
क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। जैसे कि प्रश्न में बोला है कि भाई साहब 800 रुपया है और इसको जो है दुकानदार 1000 में बेच रहा है। आप कहोगे भाई साहब 200 रुपया का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 रुपया का लाभ हो रहा है। कितने पे, कितने पे, तो 800 रुपये पे। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, आपका हो जाएगा 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 0.5, 0.05 और 0.005 का जो है योग क्या होगा। इसको केवल और केवल आपको जोड़ लेना है। दशमलव के जोड़ आपको आता है तो बिल्कुल आप कर लोगे। यहाँ पे देखो 0.5 लिखा है, फिर लिखा है 0.05, फिर उसके बाद लिखा है 0.005। अब इसको जोड़ लो आप, यहाँ से दशमलव आप लगा सकते हो, बराबर कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके बाद से यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यानी कि आप कहोगे कि 0.55 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश आप लोग नहीं करोगे। इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।